सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 19वीं शताब्दी में ये आंदोलन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। तो हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे आंदोलनों के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्मो समाज, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा, और उसके अलावा ज्योतिबा राव फूले का सत्यशोधक समाज। बहुत सारे हम डिस्कशंस कर चुके हैं, बहुत सारे सोसाइटीज के बारे में, रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। बचे हुए जो हमारे रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं उनको कवर करेंगे आज हम। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। 1866 से 1915 तक इनका समय काल था। 1915 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। फाउंडर थे सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, इंडिया सोसाइटी के। 1905 में इसकी स्थापना की गई। एमजी रनाडे जो हैं उनकी हेल्प के साथ 1905 में इसकी स्थापना की गई। इस ग्रुप का एम क्या था? इसका एम था कि जो नेशनल मिशनरीज हैं उनको ट्रेन करना फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, इंडिया की सर्विस के लिए लोगों को तैयार करना। टू प्रमोट बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल। कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का प्रयोग करके इंडियन लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करना। एक सेल्फलेस वर्कर्स का कैडर तैयार करना जो कि अपने देश के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हों। The society chose to remain aloof from political activities and organizations like the Indian National Congress. इस सोसाइटी ने ये चूज किया कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज, राजनीतिक जो भी गतिविधियां हो रही थी, राजनीतिक जो भी गठबंधन हो रहे थे, गुट बन रहे थे, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे थे, उनसे अलग रहना। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि हमें पता है कि गोखले जी जो है वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आईएनसी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच पे काफी एक्टिव भी थे। बट उनकी सोसाइटी ने सिर्फ अपने आप को सीमित रखा कि ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में ही पार्टिसिपेट करे और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करे। उसके बाद आता है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, SNDP मूवमेंट भी इसको कहा गया है। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट, इसको शुरू करते हैं श्री नारायण गुरु स्वामी। उनका समय काल आप देख लीजिए। कहाँ शुरू होता है? एजवाज, एक ट्राइब है केरला की, जावाज, एजवाज में ये शुरू होता है। ये एक बैकवर्ड कास्ट है टॉडी टैपर्स की, एंड वो कंसिडर टू बी अनटचेबल्स, डिनाइड एजुकेशन एंड एंट्री इनटू टेंपल्स। ये एक बैकवर्ड कास्ट है और इसको छुआछूत का बहुत ज्यादा विक्टिमाइज्ड थी ये कास्ट। छुआछूत से बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी इसको देखनी पड़ी। इनको एजुकेशन के राइट्स नहीं थे, मंदिरों में एंट्री लेने के भी इनके पास राइट्स नहीं थे। तो बेसिकली ये जो SNDP मूवमेंट है ये एक रीजनल मूवमेंट है जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस को फेवर करता है, डिप्रेस्ड क्लासेस के उत्थान की बात करता है, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करता है, समाज में सोशल इनइक्वालिटीज को कम करने की बात करता है। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट was a conflict between the depressed class and the upper caste. अपर कास्ट और डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं उनके बीच में जो संघर्ष चल रहा था उसको दिखाता है। उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस को का साथ देता है SNDP मूवमेंट। ये एक रीजनल मूवमेंट था जो कि केरला में ज्यादा पॉपुलर हुआ, केरला के एरिया में लिमिटेड था। ओके, श्री नारायण गुरु held all religions to be the same and condemned animal sacrifice, besides speaking against divisiveness on the basis of caste, race and creed. श्री नारायण गुरु को आप देख सकते हैं, इनकी फोटो, इनका पिक्चर लगा हुआ है। श्री नारायण गुरु कहते हैं कि सारे जो धर्म हैं वो एक है, सारे धर्म एक है। कोई भी जो डिफरेंशिएशन है कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, ये सब के सब सोसाइटी को डिवाइड करने के तरीके हैं और ये सारे जो तरीके हैं ये गलत हैं। इसके अलावा एनिमल सेक्रीफाइस को भी कंडेम करते हैं। जो जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी उसको भी ये कंडेम करते हैं, उसके खिलाफ भी आवाज बुलंद करते हैं। ओवरऑल ये जो मूवमेंट है काफी ट्रांसफॉर्मेटिव था। स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की बात की गई इसमें, सच एज अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, अ शिफ्ट इन द ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर and a federation of backward caste into the large
कॉन्ग्लोमरेशन। ओवरऑल जो मूवमेंट था वो कह रहा है कि बैकवर्ड कास्ट का एक फेडरेशन बनना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में चेंज होना चाहिए, पॉलिटिकली भी चेंजेस लाने की बात की, डिप्रेस्ड क्लासेस को इंक्लूड कराने के लिए सोसाइटी में। डिप्रेस्ड क्लासेस जो है उनके साथ जो भी भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करने का तरीका इन्होंने बताया कि समाज में एक फेडरेशन बनाइए डिप्रेस्ड क्लासेस का, डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन दीजिए उसमें। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इनके द्वारा शुरू किया गया है ये, वी रामस्वामी नायकर, बलीजा नायडू इन द मिड 1920s में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया जा रहा है वी रामस्वामी नायकर द्वारा। इस मूवमेंट का एम है रिजेक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर। ब्राह्मणिकल रिलीजन और जो कल्चर है उसको रिजेक्ट करता है ये मूवमेंट, क्योंकि ब्राह्मणिकल रिलीजन और कल्चर में उस समय जो लोअर कास्ट है उनके एक्सप्लॉयटेशन को रीजनेबल बताया गया। क्या बताया गया? मैंने आपको बताया था कि जब हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे थे कि 4 वर्ण हैं सोसाइटी में। कौन कौन से वर्ण हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और कहा जाता है कि ब्रह्मा जो है सृष्टि के क्रिएटर, समाज के संरचना जो है वो करते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के मुख से जन्म हुआ है, ब्रह्मा के मुख से जन्म हुआ है ब्राह्मण्स का, ब्रह्मा की बाजुओं से, आर्म्स से जन्म हुआ है क्षत्रियों का, ब्रह्मा की जो लोअर बॉडी है, थाइस है, थाइस से जन्म हुआ है वैश्यों का, और ब्रह्मा के जो पैर हैं, फीट हैं, वहां से जन्म हुआ है शूद्रों का। तो बेसिकली ये 4 जो वर्ण है, इन वर्णों का जो विभाजन है वो इस प्रकार से किया गया है कि वैश्य और सबसे ज्यादा शूद्र, इनको एक ऑथेंटिसिटी ही दे दी गई, इनको एक लीगल ही कर दिया गया कि इनका ऑपरेशन जो है वो ठीक है। वर्ण सिस्टम के हिसाब से ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास अधिकार है कि वैश्य और शूद्रों को ऑपरेस करें। तो यही थ्योरी समाज में चल रही थी, और यही कारण था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ब्राह्मणिकल रिलीजन और कल्चर के अगेंस्ट आवाज उठाता है, क्योंकि इसके हिसाब से जो लोअर कास्ट है, जो शूद्र है, नायकर कास्ट, स्वामी रामस्वामी नायकर हैं, नायकर जो हैं वो लोअर कास्ट को ही बिलोंग करते थे, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन वाजिब है, बताया जा रहा है कि ये एक्सप्लॉयटेशन ठीक है, इसीलिए ये ब्राह्मणिकल रिलीजन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। He sought to undermine the position of Brahmin priest by formalizing weddings without Brahmin priest. ये क्या करते हैं? ब्राह्मण्स की जो पोजीशन, जो मोनोपोली थी, उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? शादियां ऑर्गेनाइज करवाते हैं, विवाह ऑर्गेनाइज करवाते हैं बिना ब्राह्मण प्रीस्ट के। जो पंडित हैं वो कहते हैं, जो ब्राह्मण हैं वो कहते हैं कि हमारे पास ही एकाधिकार है कि हम सारे मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हमारे पास ही एकाधिकार है कि हम आपको मुक्ति दिलाएंगे। तो विवाह हो, किसी बच्चे का जन्म हो, कोई मृत्यु हो, कोई यज्ञ हो, कोई पूजा पाठ हो, हर सेरेमनी में ब्राह्मण्स को बुलाया जाता था कि वो मंत्रों का उच्चारण ठीक तरीके से करेंगे, और फिर उसके बाद ही हमें जो है मुक्ति मिलेगी, या हमारा जो रिलीजियस जो भी एक्टिविटी थी वो सही मायने में हो पाएगी। वेदों को पढ़ने का एकाधिकार था ब्राह्मण्स के पास, ऐसा कहा जाता था, मतलब वैदिक रिलीजन के हिसाब से, ब्राह्मणिकल रिलीजन के हिसाब से। वैदिक रिलीजन तो नहीं, ब्राह्मणिकल रिलीजन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। बेसिकली क्या हुआ कि ब्राह्मण प्रीस्ट जो है वो हर जगह अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करते थे, और लोगों में ये डर पैदा करते थे कि अगर हमारे बिना कोई भी एक्टिविटी आपने की रिलीजियस तो वो पूरी नहीं होगी। और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में फिर यही सारी चीजें ऑर्गेनाइज कराई गई कि बिना पंडितों के, बिना ब्राह्मणों के वेडिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाया गया, विवाह जो है वो रखे गए, और विवाहों में मंत्रोच्चारण करने वाला कोई ब्राह्मण नहीं था। इससे मैसेज किया गया कि बिना उनके भी काम हो सकता है। उसके बाद अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट का समय काल है, इसको शुरू करते हैं सर सैयद अहमद खान, उनका समय काल है 1817 से 1898। ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, रिवाइवलिस्ट नहीं, रिफॉर्मिस्ट, सुधारवादी आंदोलन है। याद रखिएगा, एक देवबंद स्कूल पढ़ेंगे, देवबंद मूवमेंट, और एक अलीगढ़ मूवमेंट। रिफॉर्मिस्ट कौन सा है, रिवाइवलिस्ट कौन सा है, ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इस पे प्रश्न बनते हैं। A section of Muslims led by Sayyid Ahmad Khan was ready to allow the official patronage to stimulate a process of growth among Indian Muslims through better education, employment opportunities. इस मूवमेंट का जो मेन काम था वो था मुस्लिम्स के लिए बेटर एजुकेशन और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करवाना। ये वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन के फेवर में थे, लेकिन कहते थे कि कुरान की टीचिंग्स के साथ ही वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन को कंसिडर
करना चाहिए। जो भी कुरान की टीचिंग्स है उसको आप तर्क के साथ, लॉजिक के साथ इंटरप्रेट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे वेदों का तर्क के साथ इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। ठीक ऐसे ही बताते हैं अलीगढ़ मूवमेंट के जो सैयद अहमद खां हैं कि आपको कुरान की जो आयतें हैं, कुरान की जो वर्सेस हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करना है तर्क और लॉजिक को साथ में रख करके। कुरान, ही ऑल्सो हेल्ड द कुरान टू बी द अल्टीमेट अथॉरिटी। कुरान जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है। कुरान जो है वो बिल्कुल सबसे जो ओरिजिनल, जो पूरी सत्ता है वो कुरान में समाहित है। लेकिन कुरान का जो इंटरप्रिटेशन है वो आप रैशनलिज्म और साइंस, तर्क के और विज्ञान के बेसिस पर कीजिए, लॉजिक के बेसिस पर कीजिए। He said that religion should be adoptable with time. जो धर्म है उसमें समय के हिसाब से परिवर्तन आना चाहिए, ये कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट के फॉलोअर्स। और else it would become fossilized, या तो फिर अगर उनमें उसमें परिवर्तन नहीं आएगा तो वो स्टैग्नेंट बन जाएगा, रुक जाएगा। हर चीज में समय के हिसाब से परिवर्तन आना जरूरी है, धर्म भी उनमें से एक है। ये है सर सैयद अहमद खां। He advocated a critical approach and freedom of thought and not complete dependence on tradition and custom. कहते हैं कि कोई भी चीज है, आप प्रश्न उठाइए, सोचिए। एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की इन्होंने कि आप सोचिए, थॉट्स में आपके पास पूरी आजादी है। सोचने के बाद आप कंक्लूजन पे आइए कि वो जो ट्रेडिशन है, वो जो कस्टम है, वो डिपेंडेबल है कि नहीं है। उस पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए किसी भी चीज पर। He was also a zealous educationist, founded the Mohammedan एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये एक काफी ज्यादा उत्साह रखने वाले एजुकेशनिस्ट थे। एजुकेशनिस्ट मतलब इनका एजुकेशन के क्षेत्र में जो योगदान है वो क्या है? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको आज की तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना करते हैं अलीगढ़ में 1875 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1875 में AMU, जो कि अब AMU है, पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, इसकी स्थापना करते हैं सैयद अहमद खां। अलीगढ़ मूवमेंट इमर्ज्ड एज अ लिबरल मॉडर्न ट्रेंड अमंग द मुस्लिम इंटेलिजेंशिया बेस्ड इन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। अलीगढ़ मूवमेंट जो है, इसका जो रूट था, इसकी जो स्थापना की जगह थी वो AMU थी, और काफी लिबरल, काफी मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ ताल्लुक रखने वाला ये एक सुधार आंदोलन बना, जो कि रिलीजियस जो कट्टरपंथी थे उनके खिलाफ आवाज उठाता है और कहता है कि रिलीजन में परिवर्तन आना चाहिए, तभी वो समय के हिसाब से चल पाएगा। बेसिक एम क्या थे अलीगढ़ मूवमेंट के? मॉडर्न एजुकेशन जो है उसको स्प्रेड करना इंडियन मुस्लिम्स में विदाउट वीकनिंग देयर एलिजेंस टू इस्लाम। इस्लाम में विश्वास को बिना कमजोर किए हुए मॉडर्न एजुकेशन देना मुस्लिम्स को। समझ रहे हैं आप? इस्लाम में जो फेथ है, इस्लाम की जो प्रीचिंग्स है, जो टीचिंग्स है, इस्लाम की प्रीचिंग्स को बिना खारिज किए हुए इस्लाम का जो फेथ है वो एक व्यक्ति, एक इंडियन मुस्लिम के मन में बना रहे, और उसके साथ साथ उनको मॉडर्न एजुकेशन देना। सोशल रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स रिलेटिंग टू पर्दा, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज, वुमेन एजुकेशन, स्लेवरी, डाइवोर्स। बहुत सारी जो सामाजिक कुरीतियां थी जो कि मुस्लिम समाज में प्रचलित थी, उनके खिलाफ भी आवाज बुलंद की, उनको बदलने की बात की, उसमें परिवर्तन लाने की बात की। जैसे पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी, विडो रीमैरिज, महिलाओं की शिक्षा की बात की, स्लेवरी, डाइवोर्स एक्सेट्रा। The ideology of the followers of the movement was based on a liberal interpretation of Quran. कुरान का ये उदारवाद एक स्वरूप रखते हैं, उदार इंटरप्रिटेशन करते हैं, लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान। कुरान का लिबरल इंटरप्रिटेशन किया जाता है अलीगढ़ मूवमेंट के फॉलोअर्स के द्वारा। और इस्लाम और मॉडर्न लिबरल कल्चर जो है, जो आधुनिक उदार एक सभ्यता चल रही थी और इस्लाम, इसके बीच में एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं, हार्मोनाइज करने की कोशिश करते हैं इस्लाम एंड मॉडर्न लिबरल कल्चर को। They wanted to impart a distinct socio-cultural identity to Muslims on modern lines. मुस्लिम्स को आधुनिक जीवन के हिसाब से एक सोशो कल्चरल आइडेंटिटी देने का प्रयास था अलीगढ़ मूवमेंट का। उसके बाद आता है देवबंद मूवमेंट। क्या है देवबंद मूवमेंट? देवबंद मूवमेंट वाज बिगिन एट दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर। दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर, जो कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में तब था, अब उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर इसकी स्थापना होती है 1866 में। संस्थापक कौन है? मोहम्मद कासिम नानोटवी और राशिद अहमद गंगोही।
याद रखिएगा नाम, मोहम्मद कासिम नानोटवी और राशिद अहमद गनगोही, ये स्थापना करते हैं देवबंद मूवमेंट की। बेसिकली देवबंद मूवमेंट जो है वो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो मुस्लिम्स का था वो इस्टेब्लिश करते हैं देवबंद मूवमेंट। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन कौन था? मुस्लिम उलेमा थे कुछ जो कि काफी रूढ़िवादी थे, उनके द्वारा देवबंद मूवमेंट की स्थापना की गई। ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, पुनरुत्थानवादी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। याद रखिएगा जो अलीगढ़ मूवमेंट है वो एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, देवबंद मूवमेंट जो है वो मुस्लिम समाज में एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, कुरान की जो टीचिंग्स हैं, कुरान की जो शिक्षाएं हैं, जो आयतें हैं, उनको प्रोपगेट करना, उनका प्रचार करना मुस्लिम्स के बीच में, एंड कीपिंग अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। और जो जिहाद की भावना है फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट, उसको भी कायम रखना। ओके, एक तो कुरान का प्रचार प्रसार करना और दूसरा जिहाद की भावना को कायम रखना। दो ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे देवबंद मूवमेंट के। On the political front, the Deoband school welcomed the formation of Indian National Congress, and in 1888, Shibli Numani, a supporter of Deoband school, favored the inclusion of English language and European sciences in the system of education. क्या हो रहा है पॉलिटिकली? देवबंद स्कूल जो है इसने आईएनसी का जो प्लेटफॉर्म बना था इसके फॉर्मेशन को वेलकम किया था, सपोर्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और उसके बाद 1888 में शिबली नुमानी एक सपोर्टर थे, देवबंद स्कूल के फॉलोवर थे। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन और यूरोपियन साइंसेस को भी एजुकेशन में इंक्लूड करने की बात कही थी। इंग्लिश की एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं थे, यूरोपियन साइंसेस को पढ़ाने के अगेंस्ट नहीं थे, उसको भी इन्होंने आगे चल के अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड किया। इसके अलावा सर सैयद अहमद खां का जो अलीगढ़ मूवमेंट था, उस अलीगढ़ मूवमेंट के अगेंस्ट, के खिलाफ देवबंद मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने फतवा भी जारी किया था। तो बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट दो अलग अलग मूवमेंट है, काफी अलग अलग। देवबंद मूवमेंट अलीगढ़ मूवमेंट को कहीं भी सपोर्ट करते हुए नहीं दिखता है हमें। ही फाउंडेड नदवातुल उलामा एंड दारुल उलूम इन लखनऊ 1894-96। शिबली नुमानी जो है ये फाउंडर हैं नदवातुल उलामा और दारुल उलूम लखनऊ में जो है 1894-96 के समय काल की बात है। He believed in the idealism of Congress and cooperation between Muslims and Hindus of India to create a state in which both could live amicably. Basically, देवबंद मूवमेंट जो है वो हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी की बात करता है। वो कहता है कि एक ऐसा समाज जिसमें मुस्लिम्स और हिंदू साथ में रहें, इंडिया में स्टैब्लिश होना चाहिए, और इसीलिए देवबंद मूवमेंट जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है। आइडियली जो थ्योरीज हैं, जो फिलोसफीज हैं, वो कांग्रेस की फिलोसफीज के साथ मैच कर रही है देवबंद मूवमेंट की। उसके बाद थोड़े हम सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स, सिखिज्म में क्या सुधार आंदोलन हुए? The Sikh community could not remain untouched by the rising tide of rationalist and progressive ideas of 19th century. 19वीं शताब्दी में जो भी सुधार आंदोलन चल रहे थे, प्रोग्रेसिव आइडियाज का जो एक दौर चला था, रैशनलिस्ट अप्रोच का दौर चला था, सिख कम्युनिटी भी इससे अछूती नहीं रही, सिख कम्युनिटी पर भी इसका प्रभाव पड़ा। सिंह सभा मूवमेंट, इसकी स्थापना होती है अमृतसर में 1873 में। सिंह सभा मूवमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या एम्स थे इसके? टू मेक अवेलेबल मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन टू सिख। मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो सिखों को अवेल करवाना, सिख लोगों को मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन अवेल करवाना। दूसरा, टू काउंटर द proselytizing activities of Christian missionaries as well as Brahmo Samajist, Arya Samajist, Muslim Maulvis. Basically क्या हो रहा था, क्रिश्चियन मिशनरीज आए हुए थे बहुत सारे, जो कि धर्म परिवर्तन के काम कर रहे थे। प्रोसेलिटाइजिंग मतलब धर्म परिवर्तन, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो एक व्यक्ति को अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर करे या धर्म छोड़ने का काम करवाए, प्रोसेलिटाइजिंग। तो बेसिकली वो सारे एक्टिविटीज, जैसे ब्रह्मो समाजिस्ट जो है, आर्य समाजिस्ट हैं, मुस्लिम मौलवीज हैं, या क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, बेसिकली सब लोग जो हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, उनकी जो भी ऐसी एक्टिविटीज थी जो कि धर्म परिवर्तन को
प्रमोट कर रही थी, उसके अगेंस्ट सिंह सभा मूवमेंट का गठन हुआ। For the first objective, a network of Khalsa schools was established by the Sabha throughout Punjab. पहला ऑब्जेक्टिव जो कि वेस्टर्न एजुकेशन था, उसके लिए खालसा स्कूल्स की स्थापना होती है पूरे पंजाब में। खालसा स्कूल्स में वेस्टर्न एजुकेशन भी दी जाती है और रिलीजियस एजुकेशन प्लस जो लैंग्वेज एजुकेशन थी सिखों की, पंजाबी, गुरमुखी, वो स्क्रिप्ट्स और वो लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती हैं। आज भी खालसा स्कूल्स बहुत ही पॉपुलर हैं, ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली खालसा स्कूल की स्थापना की जाती है वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन को सिख लोगों में प्रचार करने के लिए। और दूसरा जो काम था उसके लिए क्या हुआ, एवरीथिंग दैट वेंट अगेंस्ट द गुरुज टीचिंग्स वाज रिजेक्टेड एंड राइट्स एंड कस्टम्स कंसिडर्ड टू बी कंसिस्टेंट विद सिख डॉक्ट्रिन वर सॉट टू बी एस्टैब्लिश्ड। हर वो चीज जो कि गुरुओं की शिक्षाओं के अगेंस्ट जा रही है, सिखों के 10 गुरु हैं, हम पढ़ चुके हैं, तो उन गुरुओं की शिक्षाओं के अगेंस्ट कोई भी चीज है तो उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ वही कस्टम्स, वही रीति रिवाज, वही बदलाव, परिवर्तन एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि सिख डॉक्ट्राइन के फेवर में है, सिख डॉक्ट्राइन के साथ चल रहे हैं। ओके, द अकाली मूवमेंट ऑल्सो नोन एज गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट वाज एन ऑफशूट ऑफ सिंह सभा मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट में ही हमें आगे चल के अकाली मूवमेंट देखने को मिलता है इसी के अंडर, जिसको गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या था गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट? बेसिकली जो सिख गुरुद्वारे थे वो सबके सब करप्ट महंतों के हाथ में आ गए थे। जो महंत पोस्ट थी, जो गुरुद्वारे के संरक्षक थे, वो पोस्ट थी महंत। महंत जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी होने के कारण बहुत ज्यादा करप्शन देखने को मिल रहा था। तो यही करप्ट महंतों से गुरुद्वारों को आजाद करवाने के लिए गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट चला, जिसमें जो महंतों की पोस्ट है उसको हेरिडिटरी हटा करके मेरिट के बेसिस पे कर दिया गया था। The government tried its repressive policies against the non-violent non-cooperation satyagraha launched by Akalis in 1921, but had to bow before popular demands. गवर्नमेंट ने बहुत ही रिप्रेसिव पॉलिसीज यूज की, हर कदम कदम पे दबाने की कोशिश की अकालीस को, लेकिन वो सक्षम नहीं रही। गवर्नमेंट को फाइनली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में पास करना ही पड़ा, which gave the control of gurudwaras to the Sikh masses to be administered through शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। क्या हुआ, जो महंत थे उनकी पोस्ट को हटा दिया गया और अब जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारों का प्रबंधन आ गया शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंडर। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो सिख लोग मिलकर के इसको अपॉइंट करते थे। सारे सिख मासेस के इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूडेड थे। तो अब बेसिकली एक व्यक्ति या एक परिवार गुरुद्वारों के ऊपर गुरुद्वारों के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखेगा, बल्कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि गुरुद्वारों के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी। द अकाली मूवमेंट वॉज अ रीजनल मूवमेंट बट नॉट अ कम्युनल वन। ये रीजनल मूवमेंट जरूर था, एक रीजन के लिए पर सीमित था पंजाब में, पर कम्युनल नहीं था। ओके, कम्युनल नहीं था। उसके बाद है थियोसॉफिकल मूवमेंट। थियोसॉफिकल मूवमेंट को एस्टैब्लिश करने वाले कौन थे? कौन थे इनके फाउंडर्स? मैडम एच.पी. ब्लेवेत्स्की एंड कर्नल एम.एस. ऑलकॉट। याद रखिएगा, मैडम एच.पी. ब्लेवेत्स्की एंड कर्नल एम.एस. ऑलकॉट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट नहीं थी फाउंडर। ओके, एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से, पर वो फाउंडर नहीं थी। हु वर इंस्पायर्ड बाय इंडियन थॉट एंड कल्चर। ये वो वेस्टर्न लोग थे, वेस्टर्नाइज्ड लोग थे, विदेशी लोग थे जो कि भारत के थॉट से, भारत की सभ्यता से, भारत के आइडिया से काफी ज्यादा प्रभावित थे। ये न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का गठन करते हैं। ओके, 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी एस्टैब्लिश होती है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके बाद इस सोसाइटी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो शिफ्ट होते हैं मद्रास के अद्यार सिटी में। अद्यार ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मद्रास, यहाँ पर इनके हेडक्वार्टर्स शिफ्ट होते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो बिलीव करती है जो इंडिया के ओरिजिनल वेद, उपनिषद, फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, योग फिलॉसफी, वेदांत स्कूल, इनमें जो कर्म और कर्मा, द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा एंड द री इनकारनेशन, पुनर्जन्म का जो डॉक्ट्राइन है, उसमें ये बिलीव करती है। हिंदू बिलीव्स में इसका विश्वास है, फेथ है थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल मूवमेंट का।
और जो पुनर्जन्म की बात की जाती है, कर्म की बात की जाती है कि थ्योरी ऑफ कर्मा है, अच्छे कर्म कीजिए अच्छा फल मिलेगा, इसमें विश्वास रखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के लीडर्स। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा के बीच में प्रेयर को यूज करके, प्रार्थना, रेवलेशन, मेडिटेशन, इनको यूज करके एक रिश्ता कायम किया जा सकता है। इसका जो काम था थियोसॉफिकल मूवमेंट का, वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का था, यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट और कलर। बिना किसी भेदभाव के एक यूनिवर्सल सोसाइटी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए पूरे देश विदेश में, समाज में। इस चीज के लिए प्रयासरत थे थियोसॉफिकल मूवमेंट के फाउंडर्स। ये चाइल्ड मैरिज के का विरोध कर रहे थे और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात कर रहे थे। अपलिफ्ट ऑफ आउटकास्ट, इंप्रूवमेंट इन द कंडीशंस ऑफ विडोज। विधवा जो महिलाएं हैं उनकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। आउटकास्ट जो है, आउटकास्ट मतलब डिप्रेस्ड क्लास या लोअर कास्ट हो गई, उनकी अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं इस मूवमेंट में। In India, the movement became somewhat popular with the election of Annie Besant as its president. Annie Besant इसकी प्रेसिडेंट बनती है 1847 से 1933 तक। और इस समय काल में थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, थियोसॉफिकल मूवमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है इंडिया में एनी बेसेंट की अध्यक्षता में, क्योंकि एनी बेसेंट की हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकली काफी ज्यादा वो एक्टिव थी, होम रूल लीग मूवमेंट से जुड़ी हुई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी मेंबर थी, इसीलिए उनके साथ थियोसॉफिकल मूवमेंट इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस इन 1898। सेंट्रल हिंदू कॉलेज है बनारस में, उसकी नींव रखती है 1898 में, जहां पे हिंदू रिलीजन और वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट्स सब कुछ पढ़ाए जाते हैं। द थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रोवाइडेड अ कॉमन डिनोमिनेटर फॉर द वेरियस सेक्ट्स एंड fulfilled the urge of educated Hindus। हर एक समाज के, हिंदू समाज के तबके के लिए यहाँ पे काम किया गया, उनके एजुकेशन के लिए काम किया गया और उनके अपलिफ्टमेंट की बात की गई थियोसॉफिकल मूवमेंट में। इसके अलावा देखिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल्स हैं बनारस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो 1916 में होती है, पंडित मदन मोहन मालवीय करते हैं। उसमें भी एनी बेसेंट जी का योगदान बहुत ज्यादा सराहनीय है। तो ओवरऑल जो वेस्टर्न और इंडियन एजुकेशन का एसिमिलेशन हमें देखने को मिलता है, उसमें एनी बेसेंट जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, उसके अलावा देखिए क्या हो रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो ज्यादा ये कॉमन व्यक्ति से, नॉर्मल कॉमन मैन से, कॉमन इंडियन से कनेक्ट तो नहीं कर पाई, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें तो इसने क्या किया, वेस्टर्न कंट्री के लोग, वेस्टर्न साइड के लोग इंडिया की फिलॉसफी, इंडिया के ट्रेडिशंस, इंडिया के कल्चर, वेद, उपनिषद, इनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इनको पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें क्या कर रही हैं, इनडायरेक्टली जो इंडियंस हैं उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस लेकर के आती हैं कि ये जो वेद हैं, उपनिषद हैं, और जो इंडियंस हैं उनका ओरिजिन, उनका एग्जिस्टेंस, एक कॉन्फिडेंस की बात है कि वी आर इंडियंस, वी आर लकी, ऐसा फील करने लगते हैं लोग, और उनमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस इनडायरेक्टली जनरेट करती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। जितने भी धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए 19वीं शताब्दी में, वो सब हमने डिटेल से कवर कर लिए हैं। आपका काम है इन सारे आंदोलनों की लिस्ट बनाना, मूवमेंट्स के नाम लिखिएगा, इनके फाउंडर्स के नाम लिखिएगा और ईयर लिखिएगा कि किस ईयर में इसकी स्थापना हुई थी। इस लिस्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप स्टडीइंग।